तो ये कहानी रही भगत सिंह के जीवन की, उनके जीवन की क्रमवार घटनाएं जिनको हमने देखा। अब बात उनके विचारधारा की, अब बात उनकी सोच। हमारी जो सबसे बड़ी कमी है वो ये रही कि हमने भगत सिंह के दिमाग को नहीं देखा, हमने उनकी सोच को नहीं देखा। भगत सिंह जो कि हम एक तस्वीर देखते हैं, उनकी मूंछों में ताव देते हैं, हाथ में एक पिस्तौल रखते हैं। केवल वही मात्र भगत सिंह नहीं, भगत सिंह की विचारधारा, उनके विचार बहुत अलग है। वो क्रांति का सही मतलब बताते हैं। भगत सिंह का मानना था क्रांति की धार विचारों की शान पर तेज होती, जैसे एक चाकू या तलवार की चमक बढ़ाने के लिए हम उसको तान देते हैं, उसको रगड़ते हैं। ऐसे ही क्रांति को जगाने के लिए विचारों का होना बड़ा आवश्यक है। क्रांति तलवार बंदूक उससे नहीं पैदा होती, क्रांति विचारों से पैदा होती, ऐसा मानना था सरदार भगत सिंह। वो क्रांति का सही मतलब बताते और बहुत ही पढ़ाकू, अध्ययनशील। वो जब लाहौर नेशनल कॉलेज में थे, उनके साथी उन्हें मैक्सिमम ऑफ द टाइम लाइब्रेरी में ही पाया करते थे। लाइब्रेरी में बैठकर किताबें पढ़ना, लोगों को जानना, उनकी विचारधाराओं को जानना। वो मार्क्स, लेनिन और मोलियर, रूसो आदि को पढ़ा करते थे और उनकी विचारधाराओं से बड़े प्रभावित थे। भगवती चरण बोहरा, स्वामी विवेकानंद, इन सब को उन्होंने पढ़ा और वो युवाओं को सीख देते थे कि आप पढ़ें, समझें। काफी पढ़ाकू और अध्ययनशील उनका स्वभाव था। तो और ऐसा कहा जाता है कि भगत सिंह जब जेल में थे तो वो एक लोगों से कहते थे, जो भी उनसे मिलने आता था उनसे कहते थे कि जब आप मुझसे मिलने आए तो मेरे लिए एक किताब जरूर लेकर आए। ये भगत सिंह का उद्देश्य जो कि आज के युवाओं के लिए। भगत सिंह ने जेल में ही तकरीबन 300 से अधिक किताबें पढ़ डाली। जेल में रहते हुए उन्होंने 300 से अधिक किताबें पढ़ी। उनकी विचारधारा समाजवाद की ओर झुकी हुई। वो जब एचआरए ज्वाइन करते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो कि एक संगठन भारत की आजादी के लिए काम करता था, बाद में उसको एचएसआरए बनाते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाते हैं। समाजवाद को लेकर उनके विचारधारा, उनका झुकाव था समाजवाद से। वो ये कहा करते थे कि आजादी केवल अंग्रेजों से आजादी नहीं है, अंग्रेजों को ही भारत से भगा देना मात्र आजादी नहीं है। अगर हम ऐसी आजादी पाएंगे तो आज ये अंग्रेज तो चले जाएंगे, लेकिन कल को ये भूरे जो कि हम लोग हैं, ये हम पर अंग्रेजों की तरह ही दमन करेंगे, हम पर शासन करेंगे। उनका मानना था कि हर एक व्यक्ति समान होना चाहिए, कि कोई भी जाति पाति नहीं, कोई भी ऊंच नीच नहीं, कोई भी भेदभाव। और वो समय ही उसी का समय था जब हमारे पास कई सारी कुरीतियां थी, कई सारे हमें जो है गलत भावनाएं थी, कई सारी धार्मिकता को लेकर के अंधविश्वास थे। वो उन्हीं सब को तोड़ना चाहते थे और उन्हीं का विरोध करते थे।
वो केवल आजादी को ही अपना उद्देश्य नहीं मानते थे। उनका मानना था कि आर्थिक और सामाजिक बराबरी भी समाज में बहुत जरूरी है। जब तक ये नहीं होगा तब तक इस आजादी का सही मायने में कोई फायदा नहीं। उनका ये मानना था। उनका मानना था कि भारत में या दुनिया में जहां भी तो कोई भी व्यक्ति कभी भूखा ना सोने पाए। ये उनकी सोच थी। कांग्रेस को लेकर के उनकी सोच थी, उसको वो बताते हैं। वो खुद कहते हैं कि कांग्रेस का उद्देश्य मात्र सत्ता पाना है। वो केवल सत्ता पाना चाहती है, वो सही आजादी नहीं चाहती। कल को ये अंग्रेज तो चले जाएंगे, लेकिन फिर यही लोग हम पर शासन करेंगे, हम पर राज करेंगे। तो ये असल मायने में आजादी नहीं है। भगत सिंह एक अलग ही ऊर्जावान जोशीले युवा, जो कि युवाओं को बहुत संदेश देते हैं। हिंसा को लेकर उनका मानना है कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की आवश्यकता होती है। उनकी हिंसा किसी भी निर्दोष व्यक्ति की हत्या नहीं, उनकी हिंसा कृष्ण की हिंसा की बात करती थी कि अपनी रक्षा करना है। अपनी रक्षा के लिए अगर हमें शस्त्र भी उठाने पड़े तो हम उठाएंगे। मुझे रामधारी सिंह दिनकर की वो लाइनें याद आ गई जो कुरुक्षेत्र में उन्होंने लिखा है इसी बात को लेकर के। जो लाइनें हैं ये इस बात को जस्टिफाई करती हैं। वो कहते हैं कि यूं ही चाहता नहीं कोई किसी को मारना अथवा स्वयं मरना किसी से, नहीं दुशांति को भी तोड़ना नर चाहता है, जहां तक हो सके निज शांति प्रेम निभाता है। लेकिन ये शांति प्रियता रोकती केवल मनुष्य को नहीं, यह रोक पाती है दुराचारी धनुष को। धनुष क्या शिष्ट मानव को कभी पहचानता है, विनय को नीति कायर की सदा वह मानता है। ये लाइनें पूरी तरीके से भगत सिंह की हिंसा को जस्टिफाई करती हैं कि हिंसा अपनी रक्षा के लिए जायज, मानवता की रक्षा के लिए जायज, और ऐसी हिंसा की वो बात करते हैं। किसी निर्दोष की, किसी कमजोर पर हिंसा करना उसके वो कतई खिलाफ। और युवाओं को संदेश देते हैं कि तुम्हें क्रांति से डर नहीं प्रेम होना चाहिए। युवा का मतलब क्रांति, जो कि पढ़े, सोचे, समझे और सवाल कर सके, तर्क कर सके। उनका मानना था इतना पढ़ो कि तर्क कर सके, अपने ऊपर शासन करने वाली उस सत्ता से सवाल कर सके, उसका विरोध कर सके जहां वो गलत है। वो उनका मानना था धर्म और जाति से ऊपर उठे, पढ़ें और सोचें और समझें। वो मानते थे कि धर्म और जाति वो जोंक है, समाज के लिए एक जोंक है, जो कि लोगों की सोच को संकीर्ण बनाती है। उन्होंने जेल में कई सारे लेख लिखे। मैं नास्तिक क्यों हूं, क्रांति क्या है, धर्म और राजनीति और समाजवाद के बारे में उन्होंने कई सारे लेख लिखे। उन्होंने अपना एक लेख लिखा जब उनके ऊपर ऐसे आरोप लगाए गए कि ये तो कल का लड़का नास्तिकता की बात करता है। क्या 2 अखबारों में नाम छप गया, प्रसिद्धि मिल गई,
तो अब तो ये भगवान को ही मानने से इनकार करता है। तो इसके जवाब में वो एक लेख लिखते हैं, वाई आई एम अथीस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ। और इसमें वो उन सभी बातों का जवाब देते हैं। वो अंधविश्वास और भाग्यवाद का विरोध करते हैं। उनका मानना है कि वीर पुरुषों के लिए भाग्य जैसा कोई शब्द नहीं होता। और नास्तिकता पर, भगवान पर कई सारे सवाल खड़े करते हैं। वो कहते हैं कि अगर कोई कहे कि हर चीज ईश्वर की इच्छा से होती है तो फिर संघर्ष क्यों करे। अगर सब कुछ ईश्वर की ही इच्छा से हो रहा है तो फिर क्यों संघर्ष किया जाए, बैठ जाया जाए, सब कुछ मिल ही जाएगा, क्यों कुछ करना। ऐसी उनकी सोच। ये अपनी पुस्तक वाई आई एम अथीस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूं, बहुत अच्छा लेख है उनका। इसको आप सब एक बार जरूर पढ़ें। लंबा लेख है, बहुत अच्छा लेख है, इसको आप सब एक बार जरूर पढ़ें। ये आपके अंदर आस्तिकता और नास्तिकता के बीच का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, उसको बताए। इनका एक सवाल था, कहते थे कि अगर ईश्वर है और फिर दुनिया में इतना अन्याय है तो या तो वह न्यायप्रिय नहीं है या फिर सर्वशक्तिमान नहीं है। अगर ईश्वर है, उसने सारी अच्छी चीजें बनाई हैं, तो जो बुरी चीजें घटित हो रही हैं, जो समाज को खराब कर रही हैं, वो भी तो ईश्वर ने बनाई है। उनका ऐसा मानना था। और अगर इतना अन्याय है तो फिर ईश्वर न्यायप्रिय कैसे हो सकता है, क्योंकि उसी ने इनको भी तो बनाया होगा। ऐसे विचार वो कहते हैं कि फिर तो ईश्वर के सर्वशक्तिमान होने में मुझे संदेह है। फिर तो ईश्वर सर्वशक्तिमान नहीं होगा। बहुत ही अच्छी और सोचने पर मजबूर करने वाली उनकी ये लाइनें, उनकी ये लेख, वाई आई एम एन अथीस्ट, को आप सभी एक बार जरूर पढ़ें। तो ये बात रही भगत की। वो ये भी कहते हैं कि मैं नास्तिक हूं, मतलब ये नहीं कि मैं नैतिक नहीं। और ये सही बात। नास्तिकता और नैतिकता में बड़ा अंतर है। व्यक्ति नास्तिक होते हुए भी नैतिक हो सकता है। इसका उदाहरण सरदार भगत सिंह। तो नैतिक होना अलग बात है। वो हमेशा मानवता की बात किया करते थे। उनका मानना था कि इस दुनिया में मात्र एक ही धर्म है, जो कि मानवता का है। हम सभी मानवता के पुजारी हैं, मानवता के उपासक हैं। अब वो चाहे एक छोटा सा गरीब बच्चा हो या कोई बहुत बड़ा राजा, सबके बीच समानता है। उनके विचार बहुत हैं। 23-23.5 साल की उम्र में उन्होंने जो अपने विचार दिए, जो भारत के लिए काम किया, वो वाकई उनको प्रणाम करने योग्य है। उनकी काबिले तारीफ है। और मेरे पास इतनी कोई ओहदा नहीं, कोई औकात नहीं कि उनकी यह तारीफ करें। सरदार भगत सिंह तो भगत सिंह, बस यही एक नाम काफी। तो इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी भगत सिंह की श्रृंखला को विराम देता हूं। और भगत सिंह के बारे में बहुत कुछ है, तो मैं चाहते हुए भी बहुत सी चीजें नहीं ला पाया, क्योंकि फिर वीडियोस बनाते रहते उन पर वीडियो बनाना ही मतलब
बनाते जाओ, करते जाओ। इतने ओजस्वी व्यक्ति, इतनी विचार हैं उनके। तो मैं कंसाइज करता हूँ और कम शब्दों में आपके पास तक पहुंचाने का प्रयास करता हूँ। तो भगत सिंह की इतनी ही बात रही, और फिर आपसे विदा चाहता हूँ, और फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और विजयी।